गुरुकुल शिक्षा केंद्र में आप लोग के स्वागत है। आप लोग के गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे क्लास 10 का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया जाएगा और सब्जेक्ट वाइज, और जितना भी क्वेश्चन आएगा सारा इसी चैनल, इसी जो मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसी से आने वाला है। इसी चैनल पर आप लोग को देखना होगा। और अभी चल रहा है सामाजिक विज्ञान का इतिहास का, सामाजिक विज्ञान के इतिहास का करवाया जाएगा। इसके बाद ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स को बारी बारी से करवाया जाएगा। उसके बाद साइंस का भी आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितना भी है 2026 जो अभी एग्जाम देने वाले लोग हैं उनके लिए करवाया जा रहा है। अब देखेंगे पहला क्वेश्चन इसमें है, गैरिबाल्डी पेशा से क्या था। इसमें गैरिबाल्डी जो था पेशा से क्या था। तो पहला ऑप्शन है सिपाही था, किसान था, जमींदार था कि नाविक था। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे कि गैरिबाल्डी जो था पेशा से एक नाविक हुआ करता था। ये क्या था? पेशा से एक नाविक हुआ करता था और मेजनी के विचारों के समर्थन था। जो इटली के एकीकरण में जो मेजनी था, मेजनी उनके जो विचार के था, उनके विचार के ही समर्थन था। क्या था? समर्थक था, समर्थक हुआ करता था। इन्होंने क्या किया 1862 ईस्वी में, 1862 ईस्वी में ये इटली पर आक्रमण कर देते हैं। इटली पर आक्रमण करने के बाद इन्होंने जितना जीता हुआ क्षेत्र है सारे क्षेत्र को जीतने के बाद विक्टर एमेनुअल को सौंप देते हैं। सौंपने के बाद एक किसान के भांति फिर से जीवन जीने लगते हैं और इन्होंने इटली के एकीकरण में भी इसका योगदान हुआ करता था। तो आप लोग को समझ में आया, गैरिबाल्डी पेशा से क्या था? नाविक था। और सशस्त्र क्रांति के द्वारा, कौन से क्रांति के द्वारा? सशस्त्र क्रांति के द्वारा इन्होंने इटली का एकीकरण करने का प्रयास किया था। ये भी क्वेश्चन आप लोग को याद रखना है। पहला तो इससे हो गया कि गैरिबाल्डी पेशा से एक नाविक था और किसका विचारों का समर्थक था? मेजनी के विचारों का समर्थक था। और 1862 इसमें किस पर आक्रमण किया था? रोम पर। रोम क्या है? तो रोम इटली के राजधानी है, इटली में पड़ता है रोम, उसी पर आक्रमण किया था 62 में। उसके बाद जीता हुआ सारा क्षेत्र किसको सौंप देता है? विक्टर एमेनुअल को, और फिर से किसान के जीवन जीने लगता है। और अगला क्वेश्चन अब देखेंगे, दूसरा नंबर, दूसरा है फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? हर्बर्ग वंश, अलिया वंश और बुर्बो वंश और जारशाही वंश। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फ्रांस में जो वियना कांग्रेस हुआ था, वियना कांग्रेस है क्या? तो सबसे पहले ध्यान देंगे वियना कांग्रेस जो सम्मेलन हुआ था ये 1815 ईस्वी में हुआ था, वियना में हुआ था। वियना में हुआ था। वियना जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी है। किसका राजधानी है? ऑस्ट्रिया। वियना है ऑस्ट्रिया की राजधानी है। 1815 में वियना सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन की जो मेजबानी किया था, मेजबानी किया था वो मेटरनिख किया था। कौन किया था? मेटरनिख किया था। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के माध्यम से याद रखेंगे वियना सम्मेलन है क्या। तो वियना जो सम्मेलन हुआ था 1815 ईस्वी में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुआ था। और इस सम्मेलन को जो मेजबानी करने वाला था कौन था? मेटरनिख था। और ये जो मेटरनिख जो था फ्रांस में उस समय का शासक व्यवस्था जो चल रहा था, फ्रांस में उस समय बुर्बो वंश के शासक हुआ करता था। कौन सा वंश का? बुर्बो वंश के शासक हुआ करता था। और लुई 16वां जब फ्रांस के क्रांति के समय उस समय शासक था, तो लुई इस समय 18वां जो हो जाता है ये फ्रांस के राजा बन जाता है। बुर्बो वंश के हुआ करता था। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, तीसरा नंबर क्वेश्चन है क्या? तीसरा नंबर क्वेश्चन है सन 1870 में फ्रांस और प्रूसिया के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। तो पहला सेडोन में, साइराइन में, या सेडोवा में, या फ्रैंकफर्ट की संधि दर। क्वेश्चन है 1870 में फ्रांस और प्रूसिया के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। तो हम लोग को ध्यान रखना है कि 1870 में जो सेडोन का युद्ध हुआ था, 1870 में जो सेडोन का हुआ था, तो 19 जून 1870 में सेडोन के युद्ध हुआ था। 19 जून 1870 ईस्वी में। इसमें क्या हुआ था? फ्रांस को हार हो गया था। फ्रांस को क्या हो गया था? हार गया था। और जीता कौन था? प्रासा एक देश था, प्रासा क्या हो गया था? जीत हो गया था। तो क्वेश्चन है 1870 में फ्रांस और प्रासा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो सेडोन में हुआ था। कहाँ हुआ था?
सेडोन। आंसर क्या होगा? सेडोन। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, चौथा नंबर क्वेश्चन है किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण होगा? तो पहले आप लोग को हम बता चुके हैं कि सेडोन का जो युद्ध हुआ था, 1870 ईस्वी में हुआ था सेडोन का युद्ध। और इस युद्ध के बाद एक संधि होता है। जब फ्रांस हार जाता है, तो फ्रांस हारने के बाद इसमें एक युद्ध के बाद एक संधि होता है। उस संधि को कहते हैं फ्रैंकफर्ट संधि। फ्रैंकफर्ट संधि कहा जाता है। इस फ्रैंकफर्ट संधि कहा जाता है। ये संधि होता है और इस संधि के माध्यम से 1871 में एक संधि होता है, फ्रैंकफर्ट संधि। इस संधि के माध्यम से जर्मनी के एकीकरण किया जाता है। किसका? जर्मनी का एकीकरण। तो आंसर क्या होगा? किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? तो फ्रैंकफर्ट के संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाँ देखिए आ गया क्वेश्चन, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? तो अभी आप लोग को बताया है किस युद्ध के बाद। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे जो अभी बताया है सेडवा के युद्ध। सेडवा का जो युद्ध हुआ था कब हुआ था? 1870 में। इसी युद्ध के बाद जब फ्रांस के हार जाता है तो एक नया शक्तिशाली देश उदय होता है। उस देश का नाम था जर्मनी होता है, उस देश का नाम होता है। और उसी का एकीकरण हुआ था। सेडवा के युद्ध के बाद जर्मनी का क्या हो जाता है? एकीकरण हो जाता है। कौन सा युद्ध था? सेडवा के युद्ध। आंसर क्या होगा? सेडवा के युद्ध। फिर अगला क्वेश्चन लिखेंगे, हाँ टीपू सुल्तान। अगला क्वेश्चन है टीपू सुल्तान कहाँ के शासक था? तो टीपू सुल्तान मैसूर के था, शिमला के था, कश्मीर के था, कि इनमें से कोई नहीं? तो हम लोग ध्यान देंगे टीपू जो सुल्तान था ये मैसूर के शासक हुआ करता था। कहाँ के शासक था? मैसूर के शासक हुआ करता था। इन्होंने एक क्लब का स्थापना किया था। उस क्लब का नाम था जैकोबिन क्लब। इन्होंने एक स्वतंत्रता का प्रतीक वृक्ष का भी लगवाया था, और स्वतंत्रता का प्रतीक वृक्ष लगवाया था, वो श्रीरंगपट्टनम में लगवाया था। 3 क्वेश्चन हम एक क्वेश्चन से ध्यान देंगे। पहले टीपू सुल्तान शासक कहाँ था? तो मैसूर के शासक था। इन्होंने एक स्वतंत्रता का प्रतीक वृक्ष लगवाया था, तो कहाँ लगाया था? तो श्रीरंगपट्टनम में लगवाया था। और इन्होंने एक क्लब का स्थापना किया था, उस क्लब के नाम क्या था? जैकोबिन क्लब। 3 क्वेश्चन ध्यान देंगे। अगला आप देखेंगे इस पर। अगला 7 नंबर क्वेश्चन है यंग यूरोप के संस्थापक कौन है? यंग यूरोप के संस्थापक है मेजनी, गैरिबाल्डी, विक्टर इमैनुअल या मुसोलिनी। यंग यूरोप के संस्थापक कौन है? तो यंग यूरोप के संस्थापक देखेंगे पहले मेजनी है। कौन है? मेजनी है। तो मेजनी के बारे में हम जानेंगे। मेजनी का जो जन्म हुआ था 1805 ईस्वी में हुआ था जनेवा में। कहाँ हुआ था? जनेवा में। अब जनेवा है क्या? तो जनेवा पड़ता है स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में पड़ता है जनेवा। वहीं पर इस मेजनी का जन्म होता है 1805 ईस्वी में। और ये क्या करता है? मेजनी जो होता है 1830 में एक आंदोलन चलाता है। उस आंदोलन को कहते हैं नागरिक आंदोलन। और 1831 में ये क्या कर देता है? यंग यूरोप के स्थापना कर देता है। यंग इटली का स्थापना कर देता है। यंग इटली का। और 1834 में क्या कर देता है? यंग यूरोप की स्थापना करता है। अब ध्यान देंगे क्वेश्चन क्या था कि यंग यूरोप के संस्थापक कौन है? तो पहला हमारा यंग यूरोप के संस्थापक जो था मेजनी था। और इससे क्वेश्चन जानेंगे कि मेजनी का जन्म कब हुआ था? तो 1805 ईस्वी में मेजनी का जन्म होता है। होता कहाँ जन्म है? तो जनेवा में होता है। जनेवा पड़ता कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में पड़ता है। और इन्होंने क्या किया था? तो 1830 में नागरिक आंदोलन चलाया था। 1830 में क्या किया था? नागरिक आंदोलन चलाया था। 1831 में यंग इटली का स्थापना करता है। और 1834 में यंग यूरोप का स्थापना करता है। तो यंग यूरोप का स्थापना कब हुआ था? 1834 में। भी आप लोग का क्वेश्चन क्लियर हो गया। मतलब कि एक क्वेश्चन से मेरा 4-5 क्वेश्चन बन जा रहा है यहाँ। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 8 नंबर।
देखिए यूरोप का मरीज किसे कहते हैं, यूरोप का मरीज किसे कहते हैं, तुर्की को कहते हैं, इटली को कहते हैं, इंग्लैंड को कहते हैं, फ्रांस को। तो यूरोप का जो मरीज कहा जाता था उस समय उस तुर्की को कहा जाता था, तुर्की को। यूरोप के मरीज किसको कहते थे, तुर्की को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, यूरोपीय वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा था। यूरोपीय वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा था। तो जर्मनी, तुर्की, यूनान और इंग्लैंड। इसमें क्या होगा, आप लोग आंसर देखना है। तो इसमें आंसर होगा यूनान। यूनान जो था यूरोपीय वासियों के लिए साहित्य और विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। इसमें साहिल लिखा गया, आप लोग सही कर लीजिएगा, साहित्य होगा, साहित्य होगा, साहित्य हो गया, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, टाइपिंग प्रिंट हो गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी। यूनान के जब स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसमें किसकी पराजय हुई थी। अब बताना है यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी। तो यूनान के हुआ था, तुर्की के हुआ था, कि रूस के हुआ था, कि फ्रांस के हुआ था, किसका हुआ था आप लोग बताएंगे। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजित हुई थी। तो इसमें आप लोग ध्यान देंगे, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में तुर्की के पराजित हुआ था। तुर्की और इसके साथ एक और देश था मिस्र, एक तरफ से लड़ रहा था। बाकी जो यूनान, रूस, फ्रांस, ये सब, जर्मनी जो था एक तरफ था। तो इसमें तुर्की का क्या होता है, हार हो जाता है यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर। 1829 ईस्वी में एड्रियानोपल की जो संधि हुआ था वो किसके साथ हुआ था, किस देश के साथ, किस, यहाँ पो लिखा गया है, प्रिंट गलत है, आप लोग देख लीजिए। किस देश के साथ हुआ था 1829 में एड्रियानोपल की संधि किसके देश के साथ हुआ था। तो रूस के साथ हुआ था, यूनान के साथ हुआ था, ब्रिटेन के साथ हुआ था और पोलैंड के साथ हुआ था। आप लोग बताइएगा 1829 में जो एड्रियानोपल की संधि हुआ था किस देश के साथ हुआ था। तो एड्रियानोपल की जो संधि हुआ था ये रूस के साथ हुआ था। आंसर क्या होगा इसमें, रूस होगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था। 1789 में, 1791 में, 1801 में, 1804 में। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था। अब नेपोलियन जो था ये फ्रांस के क्रांति के समय था। फ्रांस के जब क्रांति होता है 1789 में फ्रांस की क्रांति होता है, उसके बाद ये जो वहाँ के राजा बनता है नेपोलियन, तो बनने के बाद एक अपना एक कानून व्यवस्था लाता है, एक कानून व्यवस्था लाता है। और जिस पुस्तक में वो कानून व्यवस्था लिखा जाता है उस पुस्तक को कहा जाता है नेपोलियन संहिता। नेपोलियन संहिता क्या है, एक कानून के तरह, हाँ, कानून व्यवस्था वाला एक पुस्तक होता है, उसी को क्या कहते हैं, नेपोलियन संहिता। लाया कौन था, तो नेपोलियन लाया था 1804 ईस्वी में। आएगा कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था, तो 1804 में लागू हुआ था। नेपोलियन संहिता है क्या, तो नेपोलियन संहिता नेपोलियन के द्वारा लागू किया गया कानून व्यवस्था है, उस पुस्तक में लिखा गया था नेपोलियन संहिता में। अगला क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर। देखेंगे 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था। अब ध्यान देंगे 1830 में जो फ्रांस की क्रांति हुआ, फ्रांस में जो हुआ था क्रांति के बाद, 1830 के क्रांति के बाद जो हुआ था फ्रांस में किस प्रकार के शासक व्यवस्था लागू हुआ था। तो आप लोग ध्यान देंगे, इसमें से क्या हो जाएगा आंसर, संवैधानिक राजतंत्र लागू हुआ था। संवैधानिक राजतंत्र मतलब गणतांत्रिक राज, इसमें संवैधानिक राजतंत्र लागू हुआ था। क्वेश्चन आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण निम्न में से संबंध नहीं है, किससे संबंध नहीं है। तो पहला ऑप्शन है बिस्मार्क के, काबूर के, कि मेजनी के, गरिबाल्डी के। तो हम लोग को ध्यान देंगे इटली के एकीकरण में 3 लोगों का योगदान बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। पहला था काबूर का भी योगदान था, मेजनी का भी योगदान था और गरिबाल्डी के था, तीनों का योगदान था। तो ऑप्शन होगा इसमें से बिस्मार्क। क्या होगा ऑप्शन, बिस्मार्क होगा। इटली के एकीकरण में निम्न में से कौन सा संबंध नहीं था, तो बिस्मार्क जो था इटली के एकीकरण में इसका योगदान नहीं था। आंसर होगा बिस्मार्क।
अगला क्वेश्चन है, जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरोध निम्न में से कौन था? जर्मनी और इटली का जो एकीकरण हुआ था उसमें से विरोध में कौन था? तो ऑप्शन है इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, रूस और फ्रांसा। तो जर्मनी के एकीकरण के जो विरोध में था वो ऑस्ट्रिया नहीं था विरोध में। ऑस्ट्रिया के चांसलर जो था मेटरनिक था। मेटरनिक के कहना था कि हम लोग को शासन करना है लेकिन जनता के भलाई नहीं करना था। ये कभी नहीं चाह रहा था कि इटली और जर्मनी के एकीकरण हो, इसीलिए ऑस्ट्रिया होगा। इसका आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रिया। जर्मनी और इटली के एकीकरण में विरोध में कौन था? तो ऑस्ट्रिया विरोध में था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? ध्यान देंगे हम लोग। नेपोलियन ने जर्मनी में कौन सी संघ की स्थापना की थी? बताइएगा। नेपोलियन ने जर्मनी में कौन सी संघ की स्थापना की थी? ट्रांसपेंडन संघ या सिलेपाइन संघ या राइन संघ या इनमें से कोई नहीं। तो नेपोलियन जो था जर्मनी में, नेपोलियन जो था राइन संघ के स्थापना किया था। राइन संघ का आंसर क्या होगा? राइन संघ। अगला क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर। हिगेल कौन था? 17 नंबर हिगेल कौन था? जर्मन चांसलर था कि राजनीतिक था कि दार्शनिक था कि इनमें से कोई नहीं? क्या होगा? हिगेल कौन था? तो आप लोग को पता होगा हिगेल एक हुआ करता था दार्शनिक हुआ करता। हिगेल कौन था? एक दार्शनिक था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हिगेल कौन था? दार्शनिक था। फ्रैंकफर्ट की संधि, अभी आप लोग को बताया है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था। तो फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? तो हम इससे पहले हम चर्चा किए थे कि सेडन के युद्ध कब हुआ था। सेडन के युद्ध जो हुआ था 19 जून 1870 ईस्वी के सेडन के युद्ध होता है। उसमें कि फ्रांस जो होता है, फ्रांस को क्या हो जाता है? हार जाता है। और प्रासा क्या हो जाता है? प्रासा का जीत हो जाता है। प्रासा जीत जाता है, फ्रांस हार जाता है। तो हारने के बाद एक संधि होता है, उस संधि के नाम है फ्रैंकफर्ट की संधि। फ्रैंकफर्ट की संधि जो होता है, फ्रैंकफर्ट की संधि होता है 1871 ईस्वी में। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में क्या होता है? फ्रैंकफर्ट की संधि होता है। और इसी संधि के माध्यम से क्या हो जाता है? एक नया शक्तिशाली या महाशक्ति देश जर्मनी का जन्म होता है। और कब होता है फ्रैंकफर्ट की संधि? 1871 ईस्वी। याद रखिएगा, फ्रैंकफर्ट की संधि कब होता है? 1871 में। सेडन युद्ध के बाद एक संधि होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो, अभी आप लोग की चर्चा की सेडन के युद्ध कब हुआ था? तो सेडन का जो युद्ध हुआ था कब हुआ था? बताइएगा। 19 जून। कब? 19 जून 1870 में सेडन के युद्ध हुआ था। किसके बीच हुआ था? फ्रांस और किसके बीच? फ्रांस और प्रासा के बीच हुआ था। प्रासा के बीच हुआ था सेडन के युद्ध। इसमें हार किसका हुआ था? इसमें फ्रांस हार गया और प्रासा क्या होता है? इसका जीत हो गया था। किसका जीत हुआ था? प्रासा का जीत हुआ था। अगला देखेंगे। क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण के प्रमुख वस्तुकार कौन था? जर्मनी के जो एकीकरण है इसके प्रमुख जो था वस्तुकार कौन था? मेजिनी था, गैरिबाल्डी था, लेनिन था या बिस्मार्क था? 20 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। जर्मनी के एकीकरण के प्रमुख जो वस्तुकार था कौन था? तो हम इससे पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि जो था मेजिनी, गैरिबाल्डी, ये दो लोग थे जो इटली के एकीकरण में इसका योगदान था। तो दो होगा नहीं, लेनिन हट गया। अगला एक बचा ऑप्शन में बिस्मार्क जो था इसका जर्मनी के एकीकरण में बहुत बड़ा योगदान था। यह हिगेल के विचार के प्रभावित है। हिगेल एक दार्शनिक हुआ करता था। अभी चर्चा हुआ क्वेश्चन पहले कि हिगेल एक दार्शनिक था, इसी के विचार से प्रभावित था कौन? हिगेल, जो जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख वस्तुकार हुआ करता था। अगला क्वेश्चन अब देखेंगे। देखिए, एक और क्वेश्चन आया जो हम पीछे चर्चा कर चुके थे। 1871 में कौन सी संधि द्वारा, 1871 जो होता है इसमें कौन सी संधि द्वारा होता है जो
कौन सा संधि होता है 1871 में, बताइएगा। फ्रैंकफर्ट की संधि होता है, पेरिस संधि होता है, वियना कांग्रेस होता है, कि इनमें से कोई नहीं। तो हमको पता है कि वियना कांग्रेस सम्मेलन सबसे पहले यही पढ़ा है 1815 में हुआ था। वियना कांग्रेस सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो वियना में हुआ था, वियना में हुआ था। इसका मेजबानी कौन किया था इस सम्मेलन का? तो मेटरनिक ने किया था, मेटरनिक किया था वियना सम्मेलन की मेजबानी। तो ये तो होगा नहीं। पहला ऑप्शन है फ्रैंकफर्ट की संधि। फ्रैंकफर्ट की संधि जो हुआ था, अभी बताएं कि सेडन के युद्ध हुआ था 19 जून 1870 को। उस युद्ध के बाद एक संधि होता है 1871 में, उसी संधि को कहते हैं फ्रैंकफर्ट की संधि। इसी संधि के बाद जर्मनी एक महाशक्तिशाली के रूप में उभर के आता है और उस संधि के नाम है फ्रैंकफर्ट की संधि। तो 1871 में कौन सा संधि होता है? फ्रैंकफर्ट की संधि, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? अभी बताए हैं जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो काउंट काबूर था, बिस्मार्क था, गैरिबाल्डी था, मेजनी था? नहीं, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क जो था क्या था? उत्तरदायी था जर्मनी के एकीकरण के लिए। ये तीनों लोग तो काउंट काबूर, गैरिबाल्डी, मेजनी, इसमें इटली के एकीकरण के लिए इन लोगों का योगदान था। किसका था? इटली के एकीकरण ये लोग कर रहा था। और जर्मनी का जो एकीकरण कर रहा था कौन? जर्मन का एकीकरण कर रहा था ये बिस्मार्क था, जो हिगेल के विचारों से क्या था? प्रभावित था। हाँ, अब देखिए वियना सम्मेलन कब हुआ था, इस पर चर्चा करते हैं। पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं वियना सम्मेलन कब हुआ था। तो वियना सम्मेलन 1815 में, 1818 में, 1820 में या 1848 में? तो हम ध्यान देंगे वियना सम्मेलन पहले जानेंगे कि है क्या। वियना सम्मेलन है क्या? वियना सम्मेलन, तो वियना सम्मेलन ऑस्ट्रिया की राजधानी है। वियना ऑस्ट्रिया कहाँ की राजधानी है? ऑस्ट्रिया के क्या है? राजधानी है। राजधानी है कहाँ? वियना में। तो वियना में एक सम्मेलन होता है 1815 ईस्वी में, और इस सम्मेलन को वियना सम्मेलन कहा जाता है। और इस सम्मेलन के जो मेजबानी किया था मेटरनिक किया था। कौन? मेटरनिक किया था। ध्यान रखेंगे, इस सम्मेलन के मेजबानी कौन किया था? मेटरनिक था। मेटरनिक उस समय ऑस्ट्रिया के चांसलर हुआ करता था, भी याद रखेंगे। एक क्वेश्चन से कितना हम लोग के क्वेश्चन बनेंगे। वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 में। कहाँ हुआ था वियना सम्मेलन? 1815 में वियना में हुआ था। वियना क्या है? तो वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। और उस सम्मेलन की मेजबानी कौन किया था? तो उस सम्मेलन की मेजबानी किया था ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक किया था। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? ध्यान देंगे, सारा आप लोग का जितना भी 10th के एग्जाम का व्यक्ति क्वेश्चन है ना, इससे फालतू नहीं आने वाला है। टोटल क्वेश्चन इसी जो हम यूट्यूब चैनल पर करवा रहे हैं, इससे फालतू एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला। देखिए ऑप्शन के साथ हम चारों ऑप्शन को डिस्कस कर दे रहे हैं क्वेश्चन के साथ साथ। अब आप लोग को एक भी डाउट रह ही नहीं सकता है, सारा क्लियर इसी में हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण के मसीहा किसे कहा जाता है? मेजनी को, काउंट काबूर को, गैरिबाल्डी को, किन में से सभी? तो हमको पता है इटली के एकीकरण में तीनों का योगदान था, लेकिन मसीहा किसे कहा जाता है इटली के एकीकरण को? तो मेजनी को कहा जाता है। मेजनी को इटली के एकीकरण के मसीहा कहा जाता है। मेजनी का जन्म 1805 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जनेवा, ऑस्ट्रिया। हम पहले चर्चा कर चुके हैं, जनेवा ऑस्ट्रिया में हुआ था। और ये जो था नागरिक आंदोलन चलाया था, यंग इटली का स्थापना किया था, यंग यूरोप का स्थापना किया था। नागरिक आंदोलन 1830 में चलाया था, यंग इटली का स्थापना 1831 में करता है, यंग यूरोप का स्थापना 1834 में करता है। ये सारे हम बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। हाँ, काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल, काउंट काबूर को नियुक्त किया गया था। विक्टर एमेनुअल किस पद पर नियुक्त किया था? तो ध्यान देखेंगे, सेनापति पर, प्रधानमंत्री पर, कि गैरिबाल्डी फ्रांस के राजदूत या गृह मंत्री, कौन सा पद पर नियुक्त किया था? काउंट काबूर को नियुक्त किया गया था विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर? तो कौन सा पद पर नियुक्त किया था तो काउंट काबूर को? तो प्रधानमंत्री किया था। कौन सा? प्रधानमंत्री पद पर। ऑप्शन नंबर यहाँ सी लिखा गया है, बी होगा ऑप्शन नंबर, प्रधानमंत्री होगा। आप लोग ऑप्शन पर ध्यान दीजिएगा, प्रधानमंत्री होगा।
अगला क्वेश्चन, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था बताइएगा। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो जर्मनी का एकीकरण हम लोग बताए हैं कि 1870 में जो होता है सेडोन का युद्ध होता है। 19 जून 1870 को इस युद्ध में फ्रांस के हार हो जाता है। हारने के बाद क्या करते हैं, प्रासा का तो जीत हो जाता है। जीतने के बाद एक संधि होता है, उस संधि को कहते हैं फ्रैंकफर्ट की संधि। फ्रैंकफर्ट की संधि होता है 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की जो संधि होता है, इसी संधि के माध्यम से क्या होता है, जर्मनी का एकीकरण हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा 1871। फ्रैंकफर्ट के संधि के बाद जर्मनी का एकीकरण हो जाता है। पूरी दुनिया में एक महाशक्तिशाली देश के रूप में उभरता है कौन, जर्मनी उभरता है। अगला क्वेश्चन अब देखेंगे, हाँ जलवेरीन क्या है, ध्यान देंगे। जलवेरीन क्या है? तो जलवेरीन क्या है, क्रांतिकारियों की किसकी संस्था, क्रांतिकारियों की है कि व्यापारियों की है कि विद्वानों की है कि पादरियों की है? तो जलवेराइन जो था, जलवेराइन जो हुआ करता था एक व्यापारियों का संगठन हुआ करता था। व्यापारियों का संगठन हुआ था 1834 ईस्वी में। 1834 में इस संगठन का स्थापना किया गया था और तब से लेकर जो जलवेराइन था व्यापारियों का संगठन हुआ करता है। व्यापारी को हितों को रक्षा करना, उसको देख रेख करना, सारा जिम्मेवारी इसी संगठन का होता है। तो क्वेश्चन आता है कि जलवेराइन क्या था? तो जलवेराइन एक व्यापारियों का संगठन हुआ करता था। जलवेराइन 1834 ईस्वी में इसको गठन किया गया था व्यापारियों के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? प्रासा के द्वारा किया गया था। ये भी ध्यान रखेंगे। जलवेराइन एक संस्था है व्यापारियों को जो 1834 में गठन किया गया था, प्रासा के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी के क्षतिपूर्ति की राशि को कम कर दिया गया था? बताइएगा कौन सा सम्मेलन ऐसे हुआ था कि जो जर्मनी का जर्मनी जो अपने युद्ध में भागीदारी लिया था उसमें क्षतिपूर्ति को क्या कर दिया था? तो कम कर दिया गया था। क्योटो सम्मेलन, कि वियना सम्मेलन, कि रियो डी जनेरो सम्मेलन, कि लोसने सम्मेलन? कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, लोसने सम्मेलन के द्वारा क्या किया गया था कि जर्मनी का जितना भी युद्ध में क्षतिपूर्ति हुआ था, उसको नुकसान हुआ था, भरपाई करना था, उसको कम कर दिया गया था लोसने सम्मेलन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, निम्न में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण हुआ था? बताइएगा निम्न में से किसके योगदान से क्या होता है, इटली का एकीकरण हुआ था? तो इटली के एकीकरण बताएंगे। इटली के एकीकरण हम बताए थे कि 3 गो मसीहा थे। कौन कौन थे? मेजिनी थे, विक्टर इमैनुअल थे और काउंट कबूर थे। तो इनमें से क्या हो जाएगा? सभी। तीनों तो ऑप्शन में है, ये है, इनमें से सभी। मेजिनी भी था, विक्टर इमैनुअल था, काउंट कबूर था। इन तीनों लोगों का इटली के एकीकरण में बहुत बड़ा योगदान हुआ करता था। अब देखेंगे हिगेल किस देश का दार्शनिक था? क्वेश्चन क्या है, हिगेल किस देश के दार्शनिक था? हिगेल बताइएगा। अभी बताए थे हम कि बिस्मार्क जो था हिगेल के विचारों से प्रभावित था, वह एक दार्शनिक था। हिगेल कौन था? एक दार्शनिक था, लेकिन वो दार्शनिक था और बिस्मार्क जो था इसी से प्रभावित था। लेकिन वो कौन सा देश के रहने वाला था, ये हमको बताना है कि फ्रांस के था, इटली के था, जर्मनी के था कि ऑस्ट्रिया के था। ये जो हिगेल जो था ये जर्मन का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? जर्मन का रहने वाला था हिगेल। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, वियना कांग्रेस हम अभी बता चुके हैं आप लोग का। वियना कांग्रेस सम्मेलन कब हुआ था? 1815 में। और उसके मेजबानी कौन किया था? तो मेटरनिख किया था, जो ऑस्ट्रिया का चांसलर हुआ करता था। वियना में ही हुआ था, जो ऑस्ट्रिया के राजधानी था वियना में। आगे देखेंगे वियना कांग्रेस का जो था उसका मुख्य उद्देश्य क्या हुआ करता था? वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था, याद रखेंगे। तो वियना कांग्रेस हम लोग का क्या, वियना कांग्रेस के माध्यम से क्या होता है, उसका जो हेड था, नेतृत्व करने वाला था मेटरनिख, वो चाह रहा था कि फिर से पुरानी राज व्यवस्था स्थापित हो। लोकतांत्रिक या गणतंत्र या संवैधानिक राजतंत्र नहीं चाह रहा था। वो चाह रहा था कि फिर से पुरानी जो सब चल रहा था, जो राजशाही चल रहा था, शासन व्यवस्था, उसी को लागू करवाना चाह रहा था। देखिए गणतांत्रिक चाह रहा था नहीं, लोकतंत्र चाह रहा था नहीं, चाह रहा था तो क्या चाह रहा था? राजतंत्र को पुनर्स्थापित करने का प्रयास कर रहा था। कौन?
तो वियना कांग्रेस के माध्यम से किया जा रहा था। उसी का वियना कांग्रेस सम्मेलन इसीलिए बुलाया गया था। मेटरनिक उसका मेन नेतृत्व करता था। मेटरनिक कभी नहीं चाहता था कि लोकतांत्रिक शासन स्थापित हो, क्योंकि वो उसका कहना ही था, मेटरनिक के कहना था कि शासन करो लेकिन जनता के कभी भलाई न करो। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, फ्रांस की क्रांति याद रखेंगे। फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? 1789 में, 1804 में, कि 1871 में, कि 1870 में? नहीं हुआ था। हम अभी इसको बताए हैं कि 1804 में क्या हुआ था? नेपोलियन संहिता लागू किया गया था। किसके माध्यम से? नेपोलियन के द्वारा। 1804 में क्या हुआ था? नेपोलियन संहिता लागू किया गया था। नेपोलियन संहिता था क्या? तो नेपोलियन संहिता नेपोलियन के द्वारा बनाया गया कानूनी पुस्तक था एक, जो सारा जो कानून था उसी पुस्तक में वो लिखा हुआ करता था। 1871 में देखेंगे फ्रैंकफर्ट की संधि होता है। 1871 में क्या होता है? फ्रैंकफर्ट की संधि होता है 1871 में। फिर दो को तो ऑप्शन ऐसे ही हो गया। तो फ्रांस की जो क्रांति हुआ था तो 1789 में हुआ था। फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? 1789 में हुआ था। ध्यान रखेंगे, फ्रांस की क्रांति 1700 लिख देते हैं। 1789 में क्या हुआ था? फ्रांस के क्रांति हुआ था। फ्रांस की क्रांति, उस समय वहाँ का राजा कौन था? तो फ्रांस की जब क्रांति हुआ था तो फ्रांस के क्रांति के समय उस समय राजा हुआ करता था लुई 16वां। फ्रांस की क्रांति के समय कौन था? लुई 16वां। लुई 16वां क्या है? तो उसका राजवंश का नाम हुआ करता था। 1 से लेकर 16 तक इसका राजवंश चला था। फिर 18 भी बाद में आया था। तो लुई 16वां उस समय फ्रांस की क्रांति के समय राजा हुआ करता था। जो ये लुई 16वां था ये बुर्बो राजवंश के शासक था। कौन था? ये बुर्बो राजवंश, जो फ्रांस के क्रांति के समय राजवंश का शासक था, उस राजवंश का नाम था बुर्बो राजवंश। और उस समय जो क्रांति के समय जो फ्रांस का राजा हुआ करता था लुई 16वां हुआ करता था। और फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? 1789 ईस्वी में हुआ था। तो हम एक क्वेश्चन से कितना हम लोग ध्यान रखें, फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? 1789 में। लेकिन हम यहाँ डिस्कस क्या करवा रहे हैं? तो फ्रांस की क्रांति जब हुआ था 1789 में हुआ था, लेकिन उस समय राजा कौन था फ्रांस के? तो लुई 16वां था। और लुई 16वां था कौन सा राजवंश के था? तो लुई 16वां था बुर्बो राजवंश के था। तो एक क्वेश्चन से हमारा 3-4 क्वेश्चन बन गए यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखें, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्की के समर्थक में कौन था? अब देखेंगे, जब यूनान में स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उस समय तुर्की के समर्थक में कौन था? बताइएगा। यूनानी स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था उनमें से तुर्की के समर्थक में कौन हुआ करता था? चलिए, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में तुर्की के समर्थक को इंग्लैंड था, फ्रांस था, मिस्र था कि रूस था? इससे पहले हम चर्चा किए थे कि यूनानी स्वतंत्रता संग्राम में किसकी हार हो गया था? तो तुर्की की हार हुआ था। तुर्की के साथ में कौन था? मिस्र था। कौन था? मिस्र था और तुर्की एक तरफ से हुआ करता था, मिस्र और तुर्की। तो यूनानी स्वतंत्रता संग्राम में तुर्की के समर्थन में कौन हुआ करता था? तो मिस्र हुआ करता था। कौन था? मिस्र था। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 34 नंबर। कोसुत का संबंध किस देश से था? कोसुत का ध्यान देंगे, संबंध किस देश से हुआ करता था? तो कोसुत कौन सा था? ऑस्ट्रिया के था, यूनान के था, पोलैंड के था, हंगरी के था? बताइएगा। नहीं, कोसुत जो हुआ करता था ये हंगरी के था। ये हंगरी। हम लोग 2 राजधानी बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है, एक ऑस्ट्रिया की राजधानी, एक हंगरी की राजधानी। दोनों हम लोग को क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? तो हम लोग अभी बता चुके हैं ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वियना है। और हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो बुडापेस्ट है। कहाँ? बुडापेस्ट। बुडापेस्ट, ये भी दोनों आप लोग याद रखिएगा। दोनों की राजधानी भी। कोसुत के संबंध किस देश से था? तो हंगरी के रहने वाला था कोसुत जो था। और हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो बुडापेस्ट। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? तो वियना है। ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन 35 नंबर। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? प्रजातंत्र शासन, निरंकुश शासक और गिरफ्तारी तंत्र या मनसबदारी प्रथा?
क्या होगा बताइएगा आप लोग। तो अभी बताएंगे फ्रांस की क्रांति जो हुआ था, फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? तो फ्रांस की क्रांति जो हुआ था 1789 ईस्वी में, 1789 ईस्वी में हुआ था। उस समय फ्रांस की क्रांति के समय राजा कौन हुआ करता था? लुई 16वां था, लुई 16वां हुआ करता था। और लुई 16वां जो था कौन सा राजवंश के था? तो बुर्बो राजवंश के था, बुर्बो राजवंश के था। लुई 16वां बुर्बो राजवंश के था और वो निरंकुश शासक था। निरंकुश मतलब क्या होता है? केवल अपना विकास करना, जनता को उसको कोई भलाई नहीं है, जनता मर रही है, जी रही है, उससे कोई उससे मतलब नहीं है, बस हमारा वंश चल रहा है ना, 1 से लेकर 16 तक राज करते चला आ रहा था। तो लुई 16वां उस समय क्या करता था? शासक हुआ करता था, जो क्या था? निरंकुश शासक था। तो ऑप्शन नंबर बी, निरंकुश शासन हुआ करता था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 36 नंबर। हाँ, मेजनी का संबंध किस संगठन से था बताइएगा। 36 नंबर का क्वेश्चन, मेजनी का जो संबंध था किस संगठन से था? लाल सेना से, कार्बोनरी से, कि फिलिक्स हेटारी से, कि डाइट से? नहीं, मेजनी का संबंध जो था ये कार्बोनरी संगठन से था। मेजनी कौन था? अभी पहले चर्चा कर चुके हैं कि 1805 में इसका जन्म हुआ था और जनेवा में हुआ था। जनेवा स्विट्जरलैंड में है। और 1830 में ये क्या कर देता है? नागरिक आंदोलन चलाता है। 31 में यंग इटली का स्थापना करता है और 34 में यंग यूरोप का स्थापना करता है और उसके बाद कार्बोनरी नामक एक संगठन बनाता है। तो याद रखेंगे आंसर क्या होगा? कार्बोनरी। अगला क्वेश्चन 37 नंबर, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? अभी बताया ना कि जर्मन जो था, नेपोलियन जो था, कौन सा संघ का निर्माण किया था? तो राइन संघ का निर्माण किया था। तो क्वेश्चन आया कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन होगा बी, नेपोलियन बोनापार्ट। कौन होगा? नेपोलियन बोनापार्ट जर्मन राइन संघ के निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन नंबर 38, लाल कुर्ती नामक संगठन किसने किया था? लाल कुर्ती नामक जो संगठन होता है उसकी स्थापना या गठन किसने किया था? तो लाल मेजनी किया था, खान अब्दुल गफ्फार, सी राजगोपालाचारी के सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ध्यान देंगे, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में एक डाउट हो जाता है कि लाल कुर्ती में कन्फ्यूजन हो जाता है। लाल कुर्ती नामक संगठन जो था भारत में, अगर कोई ऑप्शन रहेगा भारत के व्यक्ति को, तो उस भारत में जो किए थे खान अब्दुल गफ्फार किए थे, नहीं तो गरीबाल्डी भी लाल कुर्ती नामक संगठन का स्थापना किया था, लाल कुर्ती का। इसमें ऑप्शन की नंबर बी हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाता है, जो क्या किए थे? लाल कुर्ती नामक संगठन का स्थापना किए थे। इसको खुदाई खिदमतगार का नेता भी कहा जाता है, खान अब्दुल गफ्फार को, खान को सीमांत गांधी कहा जाता है, फ्रंटियर गांधी भी इनको कहा जाता है। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 39, प्रथम जेनेवा कन्वेंशन जो हुआ था कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 39 जो था, प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? यह ध्यान रखेंगे। 1854 में, 1874 में, 1864 में, 1884 में, किस में हुआ था बताइएगा। तो 1864 में क्या हुआ था? प्रथम जेनेवा कन्वेंशन हुआ था 1864 में। क्वेश्चन नंबर 40, इटली के एकीकरण पूर्ण कब हुआ था बताइएगा। 1861 में, 1720 में, 1871 में, 1870 में। इटली के एकीकरण जो होता है कब पूर्ण होता है? इटली के एकीकरण के जब होता है फ्रैंकफर्ट के संधि के बाद इटली का एकीकरण हो जाता है और 1871 में इटली का एकीकरण पूरा हो जाता है। इटली एकीकरण पूरा हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 आया क्वेश्चन 1, लुई फिलिप किस देश के शासक हुआ करता था? क्वेश्चन नंबर 41, लुई फिलिप जो था किस देश के शासक हुआ करता था? तो लुई फिलिप जो था फ्रांस के शासक हुआ करता था। कहाँ के? फ्रांस के। लुई फिलिप जो था फ्रांस के शासक हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से कौन मित्र राष्ट्र के गुट में शामिल नहीं था बताइएगा। मित्र राष्ट्र के गुट में कौन सा शामिल नहीं था? देखेंगे, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, रूस
मित्र राष्ट्र के कौन गुट में शामिल नहीं था? तो उस समय जब क्रांति हो रहा था, फ्रांस के क्रांति वगैरह सब जब हो रहा था, उस समय ब्रिटेन, फ्रांस, रूस एक में था, मित्र राष्ट्र में आता था। कि इसमें आ जाता था मित्र राष्ट्र में ये लोग आ जाता था। जर्मनी जो था अलग था, ये प्रासा के अंतर्गत आता था। जर्मनी किसके अंतर्गत आता था? प्रासा के अंतर्गत। तो क्वेश्चन था कि कौन मित्र राष्ट्र के गुट में शामिल नहीं था? तो कौन शामिल नहीं था? जर्मनी जो था मित्र राष्ट्र के गुट में शामिल नहीं हुआ करता था। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43। हाँ, बोहेमिया जो था उसमें से कौन सा देश का अधीन था? बोहेमिया जो था कौन सा देश का अधीन हुआ करता था? ऑस्ट्रिया के, यूनान के, कि तुर्की के, पोलैंड के? कौन सा देश का अधीन हुआ करता था? बोहेमिया बताएंगे। तो ये जो था ये ऑस्ट्रिया का अधीन हुआ करता था। बोहेमिया जो था ऑस्ट्रिया का अधीन हुआ करता था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44। 1871 में विलियम प्रथम जो था कहाँ का सम्राट बना था? बताएंगे। 1871 में जो विलियम प्रथम था वो कहाँ के सम्राट बना था? 1871 में विलियम प्रथम जो था कहाँ का सम्राट बना था? इटली के, इंग्लैंड के, जर्मनी के, पोलैंड के? कहाँ? ऑप्शन नंबर सी होगा, जर्मनी का। ये जो जर्मनी का जो शासक हुआ था 1871 में विलियम प्रथम जर्मनी का शासक बना था, यानी कि सम्राट बना था। क्वेश्चन नंबर 45। हाँ, लुई 16वां को फांसी कब दे दिया गया था? जब फ्रांस के क्रांति जब होता है, फ्रांस के क्रांति के बाद नए शासकीय व्यवस्था लागू किया जाता है। 1789 में जो फ्रांस की क्रांति हुआ था, तो फ्रांसीसी क्रांति के बाद क्या कर देता है, उसके कुछ साल बाद 1793 ईस्वी में लुई 16वां को फांसी दे दिया गया था। कौन सा? लुई 16वां को क्या कर दिया जाता है? फांसी दे दिया जाता है। फांसी दे दिया जाता है 1793 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन 46 नंबर। पोट्सडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण कर दिया था? अब एक घोषणा हुआ था पोट्सडम के, उसमें घोषणा के बाद कौन सा जो देश था जो आत्मसमर्पण कर दिया था? ऑप्शन नंबर ए होता है फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है जापान, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है वियतनाम, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है भारत। तो कौन सा इसमें घोषणा पोट्सडम की घोषणा के बाद अपने आत्मसमर्पण कर देता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जापान। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जापान। जापान वो अपने आप को खुद को आत्मसमर्पण कर देता है। एक क्वेश्चन है कि सर्डिनिया का जो राजा था वो कौन था? सर्डिनिया का राजा कौन हुआ करता था? ये याद रखेंगे। तो विक्टर इमैनुअल था, नेपोलियन था, चार्ल्स 10 था, कि इनमें से कोई नहीं था? तो सर्डिनिया के उस समय राजा हुआ करता था विक्टर इमैनुअल। इसी का नाम काउंट कामूर ने विक्टर इमैनुअल को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया था। पीछे क्वेश्चन में आप लोग करवाए थे। अगला देखेंगे 48 नंबर। इटली के एकीकरण के प्रमुख नायक कौन था? इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? मेजिनी था, काबोर था, गैरिबाल्डी था, कि इनमें से सभी था? तो इटली का एकीकरण में 3 लोगों का बहुत बड़ा योगदान था। मेजिनी था, काउंट काबोर था और गैरिबाल्डी था। तीनों लोगों ने मिलकर इटली के एकीकरण में सबसे ज़्यादा योगदान दिया था। लेकिन इटली के एकीकरण का जो मसीहा पूछेगा तो मेजिनी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मसीहा कहा जाता है इटली के एकीकरण का। अगला क्वेश्चन देखेंगे 49 नंबर। हाँ, वियना सम्मेलन कांग्रेस के जो था अध्यक्षता किसने किया था? अभी हम लोग बताएं कि वियना जो था, वियना कांग्रेस जो था, इसका अध्यक्ष कौन था? तो वियना कांग्रेस सबसे पहले देखेंगे 1815 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? वियना में हुआ था। कहाँ हुआ था? वियना में हुआ था। एक सम्मेलन होता है और वियना था ऑस्ट्रिया की राजधानी हुआ करता था। वियना सम्मेलन के मेजबानी करता था, यानी कि अध्यक्ष जो हुआ करता था उस समय कौन था? बताएंगे। तो उस समय अध्यक्ष था मेटरनिक। कौन था? मेटरनिक हुआ करता था, वियना सम्मेलन का अध्यक्ष था। इस पहले ही क्वेश्चन में हम आप लोग की चर्चा कर चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेटरनिक। वियना कांग्रेस जो सम्मेलन होता है 1815 में, इस सम्मेलन का अध्यक्षता किसने किया था? तो मेटरनिक किया था। और मेटरनिक कौन था? उस समय ऑस्ट्रिया का चांसलर हुआ करता था। ऑस्ट्रिया की राजधानी हुआ करता था वियना। और इसका कहना था कि शासन करना है लेकिन जनता की भलाई कभी नहीं करना था। या पुरानी राजतंत्र व्यवस्था लागू करवाना चाह रहा था। ये नहीं चाह रहा था कि भी देश में शासन व्यवस्था जो लोकतांत्रिक हो रहा है तांत्रिक हो, ये केवल अपना राजतंत्र चाह रहा था। अगला क्वेश्चन 50 नंबर।
मेटरनिक कौन था? देखिए आगे क्वेश्चन, ऑस्ट्रिया के चांसलर था, मेटरनिक कौन था बताइएगा आप लोग। ऑस्ट्रिया के चांसलर था, फ्रांस के सम्राट था, रूस के जार था, या फ्रांस का शासक? कौन था मेटरनिक? मेटरनिक कौन था? तो अभी बताएं, मेटरनिक जो था ऑस्ट्रिया के क्या हुआ करता था? चांसलर हुआ करता था। और मेटरनिक जो 1815 में वियना सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन के मेजबानी कर रहा था, मेटरनिक कर रहा था, उस समय ऑस्ट्रिया के चांसलर था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 51। हाँ, किसने कहा था कि जब फ्रांस जब छिपता है तो बाकी यूरोप के सर्दी जुकाम हो जाते हैं? किसने कहा था कि जब फ्रांस छिपता है तो बाकी यूरोप के क्या हो जाता है? सर्दी जुकाम हो जाता है, बताइएगा। किसने कहा था कि जब फ्रांस छिपता है तो बाकी को क्या हो जाता है? सर्दी जुकाम हो जाता है? तो मेटरनिक कहा था। कौन कहा था? मेटरनिक कहा था। ऑप्शन नंबर सी, मेटरनिक। अगला, नेपोलियन कोड कितने कोड है? नेपोलियन में कुल कितने कोड है? नेपोलियन जब कोड हुआ था, नेपोलियन जब संहिता हो रहा था, उसमें से कुल कितने कोड है आप लोगों को बताना है। नेपोलियन में कुल कितने कोड है? तो नेपोलियन में कुल टोटल तीन है, 5 है, 4 है, 7 है। कौन होगा ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। नेपोलियन में कोड में टोटल 5 कोड हुआ करता था। ये नेपोलियन कोड जो होता था वो नेपोलियन के द्वारा लाया गया था। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना को माना जाता है? यानी कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना को माना जाता है, बताएंगे आप लोग। पुनर्जागरण से, कि धर्म सुधार आंदोलन से, कि गौरवपूर्ण से, कि फ्रांस की क्रांति से? तो राष्ट्रवाद के जो अवधारणा का जो जन्म हुआ था पुनर्जागरण काल से हुआ था। कब हुआ था? पुनर्जागरण। पुनर्जागरण का अर्थ होता है पुनः, मतलब सो के उठना, उसी को क्या कहा जाता है? पुनः जागरण कहा जाता है। उसी के बाद राष्ट्रवाद की भावना क्या हो जाता था? पूरी तरह से जन्म ले चुका था। 54 नंबर देखेंगे क्वेश्चन। आप लोग पहले चर्चा कर चुके हैं कि यंग इटली के संस्थापक कौन है? यंग इटली के संस्थापक काबूर है, गैरिबाल्डी है, मेजनी है, कि मुसोलिनी है? कौन है? यंग इटली के जो संस्थापक है ये मेजनी है। कौन है? यंग इटली के संस्थापक मेजनी है। मेजनी हुआ करता था। मेजनी का जन्म कब हुआ था? 1805 ईस्वी में मेजनी का जन्म होता है। कहाँ? जनेवा में होता है जन्म। और जनेवा कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में जनेवा है। स्विट्जरलैंड में जनेवा पड़ता है। और इन्होंने 1830 ईस्वी में मेजनी क्या किया था? नागरिक आंदोलन चलाया था। नागरिक आंदोलन क्या किया था? चलाया था 1830 में नागरिक आंदोलन। 1831 में क्या कर देता है? यंग इटली का स्थापना कर देता है। यंग इटली का स्थापना करता है कब? 1831 में। 1834 में क्या कर देता है? यंग यूरोप की स्थापना कर देता है। यंग यूरोप की स्थापना कर देता है। तो आप लोग के सारा इस सब याद रखना है। एक क्वेश्चन से हम 4-5 क्वेश्चन यहाँ कर दिए कि यंग इटली का स्थापना किसने किया था? तो मेजनी किया था। मेजनी का जन्म कब हुआ था? 1805 में हुआ था। कहाँ का जन्म हुआ था? जनेवा में हुआ था। जनेवा किस देश में पड़ता था? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। और उसके बाद 1830 में यंग नागरिक आंदोलन चलाया था, मेजनी चलाया था। फिर 1831 में क्या कर देता है? यंग इटली का स्थापना कर देता है। फिर 1834 में क्या करता है? यंग यूरोप का स्थापना करता है। फिर एक कार्बोनेरी नामक संगठन से स्थापना कर देता है। ये सारा चीज आप लोग को याद कर लेना है। देखिए एक और क्वेश्चन आएगा जो पीछे क्वेश्चन में भी आया था कि लाल कुर्ती नामक संगठन का स्थापना किया था, किसने किया था? तो इसमें हम लगाए थे खान अब्दुल गफ्फार खान। तो इसमें भी ध्यान देंगे, काबूर है, मेजनी है, बिस्मार्क है, गैरिबाल्डी है। तो लाल कुर्ती नामक जो संगठन था गैरिबाल्डी द्वारा स्थापना किया गया था। अगर भारत में पूछेगा तो भारत में खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएगा, जो खुदाई खिदमतगार के नेता भी कहा जाता है उनको। सीमांत गांधी भी कहा जाता है और फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। लेकिन लाल कुर्ती नामक जो संगठन था गैरिबाल्डी के द्वारा भी चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है
काबूर कौन था 56 नंबर में? अब बताएगा। जर्मनी का राजा था, इटली के प्रधानमंत्री था, इटली का राजा था कि जर्मनी के मंत्री था? काबूर कौन था आप लोग बताइएगा। काबूर कौन था? काबूर जो था इटली के प्रधानमंत्री हुआ करता, सॉरी काबूर जो था इटली के प्रधानमंत्री हुआ करता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हम्म 57 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अभी आप लोग को बताएं, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया था। यहाँ पर होगा सेडवा का युद्ध, सेडवा का युद्ध हो जाएगा। सेडवा का जो युद्ध हुआ था, ध्यान रखेंगे सेडवा जो होता है, इस सेडवा जो होता है युद्ध, इस सेडवा का जो युद्ध हुआ था ये 1866 ईस्वी में हुआ था। सेडवा का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में किसकी पराजय हुआ था हमको बताना है। इस युद्ध में किसके पराजय हुआ था? तो ये जो युद्ध हुआ था सबसे पहले हम ध्यान देंगे किसके बीच हुआ था। ये होता ऑस्ट्रिया। इस युद्ध किसके बीच हुआ था? ऑस्ट्रिया और प्रासा के बीच हुआ था। ऑस्ट्रिया और प्रासा के बीच में हुआ था। प्रासा के बीच हुआ था। ऑस्ट्रिया इस युद्ध में क्या कर जाता है? हार जाता है। ऑस्ट्रिया जो होता है इस युद्ध में हार जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑस्ट्रिया की इस युद्ध में हार हो गया था। क्वेश्चन नंबर 58, बिस्मार्क क्या था? अभी पढ़ा है बिस्मार्क क्या था? कवि था कि नाटककार था कि संगीतज्ञ था कि कूटनीतिज्ञ था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या चीज? बिस्मार्क था, कूटनीतिज्ञ था, जो किसके विचार से प्रभावित था? हिगेल के विचारों से प्रभावित है। हिगेल भी एक दार्शनिक हुआ करता था और उसका जर्मनी में जो जन्म होता है उसी के बाद कूटनीतिज्ञ निकलता है कौन? बिस्मार्क। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 59, रक्त और लौह की नीति किसने अपनाया था? ध्यान देंगे। रक्त और लौह की नीति मेजिनी, बिस्मार्क, हिटलर, विलियम प्रथम, कौन अपनाया था? तो रक्त और लौह की नीति अपनाया था बिस्मार्क। रक्त और लौह की नीति किसने अपनाया था? बिस्मार्क अपनाया था। अगला क्वेश्चन 60 नंबर, यूरोपियन सभ्यता का पलना किस देश को कहा जाता है? यूरोपियन सभ्यता का जो पलना होता है किस देश को कहा जाता है? इटली को कहा जाता है, रोम के कहा जाता है, स्पेन के कहा जाता है कि यूनान के कहा जाता है? तो यूरोपियन सभ्यता का जो पलना कहा जाता है यूनान के कहा जाता है। किसको कहा जाता है? यूनान को कहा जाता है। इसी से यूरोप का जितना भी देश विकसित हुआ था, सारा ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत जो भी रहता है, कल्चर वगैरह सब यूनान से ही सब देशों को मिलता है। अगला क्वेश्चन 61, निम्नलिखित में से कौन सा जर्मन के चांसलर था? बताइएगा। मेजिनी था, हिगेल था, बिस्मार्क था, बीटर एमिनियल था? जर्मन चांसलर कौन हुआ करता था? तो जर्मन चांसलर बिस्मार्क हुआ करता था। बिस्मार्क जो था इन्होंने रक्त और लौह की नीति अपनाया था और हिगेल के विचार से प्रभावित हुआ करता था और ये जर्मन के चांसलर हुआ करता था, यानी कि राजा हुआ करता था। अगला 62 नंबर, हाँ, नेपल्स क्रांति कब हुआ था? याद रखेंगे नेपल्स क्रांति आप लोग के पढ़ाया जाए कब हुआ था। नेपल्स, तो नेपाल पहला ऑप्शन है 1789 में, 1821 में, 1839 में कि 1917 में। नेपल्स क्रांति कब हुआ बताइएगा। तो पहला तो ऑप्शन है 1789 में, वो तो फ्रांस की क्रांति हुआ था, वो तो होगा नहीं। दूसरा 1881, फिर 1839 और 1917। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 1821 में जो होता है नेपल्स क्रांति होता है। नेपल्स क्रांति 1821 में। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर, सेडोन का युद्ध कब हुआ था? सेडोन के युद्ध में किसकी पराजित हुआ था? अभी आप लोग को बताएं कि जो सेडोन का युद्ध हुआ था उसमें से किसकी पराजित हुआ था? तो सेडोन के युद्ध जो हुआ था किसके बीच में हुआ था? पहले ये बताइएगा। सेडोन का युद्ध कब होता है? सेडोन का युद्ध कब होता है? तो सेडोन के युद्ध में सबसे पहले हम लोग का फ्रांस के हार हो जाता है। किसका हार हो जाता है? सेडोन के युद्ध में फ्रांस के इसमें से हार हो जाता है सेडोन के युद्ध में। अगला क्वेश्चन,
64 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। निम्नलिखित में से किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू कर दिया था? मेजनी, बिस्मार्क, मेटरनिक, लेनिन। किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा को लागू कर दिया था? तो सैन्य सेवा का लागू करने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था बिस्मार्क। बिस्मार्क क्या कर देता है? अपने सैन्य सेवा को लागू कर देता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 65 नंबर। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा हुआ था? तो फ्रांस में जो शासक वंश था ये किस राजवंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा था? ऑप्शन था हब्सबर्ग, रोमानोव, केस्लाव की बुर्बो वंश। हम लोग देखेंगे जब फ्रांस की क्रांति होता है 1789 ईस्वी में, उस क्रांति के बाद जो वहाँ राजा था उस राजा के नाम था लुई 16वां, उसका अंत हो जाता है लुई 16वां का, और बुर्बो वंश के राजपाट जो क्या हो जाता है खत्म हो जाता है। लेकिन बाद में जब क्या होता है लुई 18वां आता है, लुई 18 उसी राजवंश के था। कौन सा राजवंश के था? बुर्बो राजवंश के। ये भी हुआ करता था लुई 18वां ये आता है। आने के बाद क्या कर देता है फ्रांस में पुनः उसी वंश का स्थापित हो जाता है। उस वंश के नाम है बुर्बो वंश। ऑप्शन नंबर डी बुर्बो राजवंश। 66 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। 1853-54 के क्रीमिया युद्ध में काबुल ने किस देश की ओर से युद्ध में सम्मिलित होने से की घोषणा की थी? बताएंगे 1853-54 में जो क्रीमिया के युद्ध हुआ था उस युद्ध में क्या किस देश की ओर से मतलब कौन काबुल था लड़ने के युद्ध में सम्मिलित होने के मतलब शामिल होने की घोषणा की थी? तो बताएंगे कौन सा वंश होगा? तो पहला ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और पोलैंड। कौन सा हो जाएगा? तो ये जो काउंट काबुल था फ्रांस की तरफ से लड़ने की घोषणा की थी। तो ऑप्शन नंबर ए फ्रांस। अब क्वेश्चन समाप्त हो गया। बंद करो। पढ़ा रहे थे ये इतिहास पढ़ाई हो रहा था। कौन सा? इतिहास चैप्टर 1 था। इस चैप्टर के नाम था यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद। इस सारा इसका जितना ऑब्जेक्टिव करवाया गया है टोटल 66 ऑब्जेक्टिव है, सारा के सारा इसमें कंप्लीट आप लोग करवाया गया है। इससे फालतू कोई भी 10th का एग्जाम होगा इससे फालतू क्वेश्चन नहीं आने वाला, इसका गारंटी आप लोग का 100% है। टोटल इसमें का आप लोग रट्टा मार लीजिए और सारा क्वेश्चन यहीं से आने वाला है, इसका भी गारंटी होता है। धन्यवाद। क्वेश्चन आप लोग के समाप्त हो गया पहला चैप्टर का। अब अगला चैप्टर फिर कल से रेगुलर हर चैप्टर का एक वीडियो आएगा। आप लोग बोर्ड एग्जाम से पहले एक बार इसको जरूर रिवीजन करके जाइएगा। गारंटी है कि आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी जो भी होता है सामाजिक विज्ञान के 4 गो सब्जेक्ट होता है, उस चारों में आप लोग 80 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है 80 में 40 करना होता है, 40 में 40 आप करके आइएगा। इसका फुल गारंटी है। आप यूट्यूब गुरुकुल यूट्यूब चैनल में आप जाइए, वहाँ पर देखिए सारा चीज़ आप लोग को मिल जाएगा। हर सब्जेक्ट को वहाँ मिलेगा आप लोग का, मैथ का भी, हिस्ट्री का भी, ज्योग्राफी का भी, पॉलिटी का भी और साइंस का भी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों करवाया जा रहा है उसमें। आप लोग जाकर वहाँ देखिएगा। धन्यवाद। चलना जाना पड़ेगा।